नमस्कार। हमारा नाम अनिकेत जायसवाल है और आज हम लोग भारतीय दर्शन के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जैन दर्शन के एक बहुत महत्वपूर्ण खंड अनेकांतवाद पे चर्चा करेंगे। हम सीधे दर्शन पे आए, जैन पे आए, अनेकांतवाद पे आए। उसके पहले इस जैन दर्शन के बारे में कुछ बात। जब भी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना की बात होगी, जब भी दुनिया में पर्यावरणवाद की बात होगी, जब भी दुनिया में लोगों को ये लगने लगे कि उनका धर्म ही एकमात्र सत्य है, उनके धर्म की मान्यताएं ही एकमात्र निरपेक्ष सत्य के रूप में स्थापित की जानी चाहिए, तब तक जैन दर्शन और इसका सिद्धांत अनेकांतवाद हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। और इन वर्तमान संदर्भों में इन्हीं कारणों से जैन दर्शन और भी अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग सीधे अनेकांतवाद पे उतरे उसके पहले ये दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें समझ लेना होगा। दर्शन यानी दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वो नजरिया या वो चश्मा, जिसके द्वारा इस दुनिया को समझा जाए, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, वो दर्शन कहलाया। इन्हीं मायनों में दर्शन और फिलॉसफी को लेके मतभेद है। दार्शनिकों के बीच में मतभेद है कि दर्शन का अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी अलग व्याख्या करता है और दर्शन अलग व्याख्या करता है। बहरहाल उस पर आगे चर्चा करेंगे। एक दो कक्षाएं इसी बात पे जाएंगी कि दर्शन और फिलॉसफी अलग कैसे है, पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन से अलग कैसे है। ये जो जैन है इस शब्द को समझ लेते हैं। जब जैन दर्शन का हमें प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा, और किसी भी दर्शन को अगर जानना है तो उसका लक्ष्य क्या है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैन शब्द को समझें उसके पहले एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति है सिद्धार्थ नाम का। सिद्धार्थ के जीवन में बाहरी दृष्टिकोण से या बाहर के लोगों को ये लगता है कि इसके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, क्योंकि राजा का लड़का है। लेकिन सिद्धार्थ को ये नहीं लगता। सिद्धार्थ के मन में एक अकुलाहट है, झंझनाहट है, क्योंकि कुछ समस्या है उसके जीवन में। उसी समस्या, उसी पीड़ा को हल करने के लिए सिद्धार्थ अपने घर को त्याग देते हैं और जंगल में जाते हैं। क्यों? बोध की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसीलिए सिद्धार्थ को बुद्ध कहलाया। बुद्ध यानी जिसको बोध हो गया। इसी कारण बौद्ध दर्शन बना है बोध से। उसी प्रकार ये जो जैन दर्शन है ये बना है जिन से। जिन यानी जिन्होंने जीत लिया हो, यानी जो विजेता हो। कहाँ के विजेता? अपने आंतरिक जगत के विजेता, जिन्होंने अपनी आंख, अपने नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, इन ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। क्योंकि आप भी समझो, बाहर की लड़ाई बहुत आसान है। किसी देश का किसी देश पे बम फेंक देना, या आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाने पे आप उसके प्रति हिंसा कर दें, बहुत आसान है। बहुत मुश्किल है अपने आंतरिक जगत को जीतना। एक छोटा सा प्रयोग है, आप करके देखिए। अगले 24 घंटे फोन नहीं चलाना है, ऐसा अपने मस्तिष्क को, अपने दिल को, अपने मन को निर्देश दीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मन आपको रुला देगा। उन 24 घंटे में वो सारे काम जरूर याद आएंगे जिनके लिए फ़ोन इस्तेमाल होना है। आप नहीं रह पाएंगे। यानी बहुत मुश्किल है अपने आंतरिक जगत को जीतना। और जिन्होंने ऐसा किया वो कहलाए जैन, और उन्हीं का दर्शन कहलाया जैन दर्शन। ठीक है, जब भी कोई दर्शन आता है तो कुछ दावे करता है, कुछ व्याख्याओं को लेके आता है। दर्शन में ऐसे 3 ही शाखाएं हैं, 3 ही व्याख्याएं हैं जो हर दर्शन अपने अपने स्तर पे करने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं कि कौन सी वो चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो वो दर्शन ये बताता है ये दुनिया बनी कैसे है, वो कौन से तत्व हैं जिसके द्वारा दुनिया निर्मित हुई है। दुनिया में पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी व्याख्या करता है।
यानी किसी तत्व के बारे में बताएगा, वो दुनिया की चीजों के बारे में बताएगा। मीमांसा, ठीक है। मीमांसा यानी होता है किसी चीज की प्रकृति, किसी चीज का नेचर। तत्व यानी वो वस्तुएं, यानी वस्तुओं के बारे में बताएगा। एक तो दावा दर्शन ये करेगा कि दुनिया में भौतिक चीजें हैं, चेतन चीजें हैं, इनके अलावा कुछ है। सोचिए आप जरा इस पे कि भौतिक और चेतन के अलावा भी दुनिया में कुछ होता है क्या? ये भौतिक अलग है या चेतन अलग है? ये सब कुछ चेतन है। ये सब जहां बातें होंगी वो तत्व मीमांसा है। दूसरा, दुनिया में जो चीजें हैं इनका हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, वो कहलाता है ज्ञान मीमांसा, ठीक है। तीसरा, जो मानव है, जो चेतन प्राणी है, जो अपना खुद का मूल्यांकन कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है, वो उसका इस दुनिया के साथ कैसा संवाद होगा, कैसी संवादिता होगी, कैसा संबंध होगा, इसी को बोलते हैं नीति मीमांसा, ठीक। इसी को बोलते हैं एथिक्स। यही है आपका जीएस का चौथा प्रश्न पत्र। तो हम लोग जैन दर्शन के तत्व मीमांसा खंड पे इसके एक टॉपिक अनेकांतवाद पे चर्चा करने जा रहे हैं। अनेकांतवाद बेसिकली क्या है, इसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं, आप सुनिएगा। आप उदाहरण ले लेते हैं महिला का। सबसे पहले हम लोग महिला का उदाहरण ले लेते हैं। आप ये बताइए कि जो वर्तमान महिला है वो हमेशा इसी प्रकृति की रही है क्या? ये जो महिला है, वर्तमान महिला है, जो डीआरडीओ में काम करती है, नासा में काम करती है, इसरो में काम करती है, पनडुब्बी उड़ाती है, पनडुब्बी चलाती है, बम में इस्तेमाल करती है, ये महिला जो सशक्त महिला है, अभी इसको सशक्त मान लेते हैं, बहरहाल अभी नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं। क्या ये महिला हमेशा ऐसी थी? नहीं। थोड़े समय पहले ये महिला एक पितृसत्ता द्वारा निर्मित करे गए पूर्णतः वस्तु के रूप में थी, ठीक। इसको माना जाता था कि इसमें लज्जा है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, इसलिए इनको 10 से 5 की नौकरी करवाओ, अगर करवानी है तो बैंक में रखो, टीचर बनाओ। क्या आदिम समाजों की महिला ऐसी थी? बिल्कुल नहीं थी, वो लड़ाकू महिलाएं थी। वैदिक समाज की महिलाएं कुछ और महिलाएं थी, फ्रांस की महिलाएं कुछ और महिलाएं थी। इस तरीके से आप ये बताओ, महिलाओं में कितनी संभावनाएं हैं? अनंत संभावनाएं हैं। महिलाओं में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। गुण यानी धर्म। महिला का उदाहरण हम लोगों ने समझा। अब हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं। एक जानवर है गिरगिट, नाम सुना होगा आपने। लगता है इस पे जलवायु परिवर्तन का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ गया, जिस वजह से कम दिखता है आजकल। कभी ये लाल दिखता है, कभी हरा दिखता है, कभी भूरा दिखता है, कभी काला दिखता है। क्या पता न्यूजीलैंड में पीला भी दिखता हो, किसी अन्य देश में ये गुलाबी भी दिखता हो, क्या पता। क्या पता भविष्य में ये अपना रंग परिवर्तित कर ले, नहीं पता, क्योंकि भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं हैं। इस प्रकार गिरगिट क्या केवल हरा है? नहीं, हरा भी है, लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है। ऐसे अनंत गुण, अनंत धर्म इस गिरगिट में व्याप्त हैं, और गिरगिट ऐसे अनंत धर्मों को रखता है, ठीक। अब मुझे नहीं लगता कि अनेकांतवाद में कुछ ज्यादा बचा है। आपने इस उदाहरणों के द्वारा पूरे अनेकांतवाद को समझ लिया। यानी अब परिभाषा के स्तर पे आ जाते हैं। अनेकांतवाद कहता है, एक तो दुनिया में वस्तुएं अनेक हैं, दुनिया में चीजें अनेक हैं, दुनिया में सत्य अनेक तरीकों से उद्घाटित होता है, और जो वस्तुएं हैं उनमें अनेक संभावनाएं हैं। क्योंकि बौद्ध ऐसा मानते हैं,
जो विज्ञानवाद है बेसिकली उनकी शाखा, कि दुनिया में वस्तुएं नहीं है, केवल मानसिक सत्ता की ही दुनिया में सत्ता है। वेदांत कुछ और मानता है, लेकिन जैन दर्शन हर वस्तु को महत्व देता है कि दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं और अनेक वस्तुओं में अनेक गुण हैं, अनेक धर्म हैं। ठीक है, उदाहरण दिया है इन्होंने, छोटी एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया उदाहरण है कि एक हाथी है जिसको 6 दिव्यांग या दृष्टिहीन लोग अलग उसका अंग स्पर्श करके उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाथी के दांतों को छूता है और बोलता है कि हाथी कठोर चट्टान की तरह है। कोई उसके पैरों को छूता है, वो कहता है हाथी खंबे की तरह है। कोई उसकी सूंड को छूता है, वो कहता है हाथी पाइप की तरह है। ऐसे अनेक गुण हाथी में व्याख्यात करने की कोशिश करते हैं ये लोग। अब बताइए, क्या ये जो व्याख्याएं हो रही है सही है? हाँ, सही तो है, सही है, लेकिन क्या ये पूरी सही है? नहीं, ये सब अपने आप में सही है और ऐसे इनके बारे में जितनी बातें बोली जा सकती हैं वो सब सही हैं। कोई भी दृष्टिकोण गलत नहीं है, वो किसी ना किसी दृष्टिकोण से सही ही है। ठीक है, इस तरीके से इस हाथी में अनेक संभावनाएं व्याप्त हैं, अनेक धर्मात्मकम वस्तु, ये परिभाषा है अनेकांतवाद की। यानी अब हम लोग परिभाषा पे आ गए, हम लोग मेन व्याख्या पे आ चुके हैं। ये हाथी में अपने दृष्टिकोण से और किसी अन्य दृष्टिकोण से असंख्य संभावनाएं हैं। ठीक है, हाथी अपने भी कुछ इसके गुण हैं और पराये भी हैं, यानी इसी को बोलेंगे स्वपर्याय, पर्याय यानी गुण, और इसको बोलेंगे पर पर्याय। यानी पर यानी मैं चोरी नहीं करता, मैं बेईमान नहीं हूं, ये दूसरे लोगों से मेरा अंतर बता रहे हैं ना, तो ये भी तो मेरा गुण हुआ। हाथी की सींग नहीं है, हाथी के मांस का निर्यात नहीं होता, हाथी के दूध नहीं देता है, दूध का उतना मूल्य नहीं है, ये सब भी तो हाथी की व्याख्याएं हैं। जिस प्रकार हाथी की व्याख्या यह है कि हाथी खंबे की तरह है, हाथी किसी अन्य वस्तु की तरह है। जैसे जिस व्यक्ति ने हाथी के कानों को छुआ उसने बताया हाथी सूपे की तरह है। सूपा यानी उत्तर भारत में पाई जाने वाली एक वस्तु है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जिससे अनाज को साफ किया जाता है। उसमें अनाज रख के उसको उचकाया जाता है, हवा में छोड़ा जाता है और उससे हवा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं, जो गंदगी है वो अनाज उसमें एकत्रित हो जाता है। बहरहाल इस इतने दृष्टिकोणों से हाथी में अनेक संभावनाएं व्याप्त हैं। अपने दृष्टिकोणों से परपर्याय यानी दूसरे दृष्टिकोणों से भी। ठीक है, ये एक व्याख्या हो गई। एक अन्य व्याख्या और इसमें शामिल है कि किसी चीज में स्वपर्याय और परपर्याय के दृष्टिकोण से तो अनेक संभावनाएं हैं ही, उसमें देश, काल, द्रव्य, गुण के लिहाज से भी असंख्य संभावनाएं हैं। यानी एक जो घड़ा है, एक मटका जो है, वो मान लो मिट्टी का बना, तो मिट्टी उसका द्रव्य हो गया, वो लाल रंग का है, लाल रंग उसका गुण हो गया। देश यानी जगह, विस्तार, ऊपर नीचे, भारत में, पाकिस्तान में 5 किलोमीटर। घड़ा भारत में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, 10 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, मेरी छत पे भी रखा हो सकता है, मेरे आंगन में भी रखा हो सकता है, मैं उसे अपने खेत पे भी रखता हूँ। काल यानी समय, पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा। 5 बजे था, 3 बजे भी होगा। द्रव्य यानी वो घड़ा मिट्टी का बना है, मिट्टी उसका द्रव्य है, लोहे का भी हो सकता, सोने का भी हो सकता, चांदी का भी हो सकता। गुण यानी उसका रंग, लाल भी हो सकता, पीला भी हो सकता, नीला भी हो सकता। अर्थात किसी भी चीज में स्वपर्याय व परपर्याय के दृष्टिकोण से असंख्य संभावनाएं व्याप्त हैं और उसमें देश, काल, द्रव्य, गुण के लिहाज से भी अनंत धर्म है, अनंत गुण है। ऐसी जो व्याख्या करता है वही सिद्धांत है अनेकांतवाद।
इस रूप में आप समझ सकते हो कि आने का अनुपात कितना प्रासंगिक है। आप ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे अलग बात रखता है तो उसके लिए यहाँ जगह है कि नहीं? अगर जगह है तो यही तो लोकतंत्र है। जहां आप जो चाह रहे हो वो बोल ही ना पाओ तो लोकतंत्र किस बात का। और ये दर्शन कहता है कि बात सुन तो लो, क्या पता किसी अन्य दृष्टिकोण से वो भी सही निकल आए। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को महत्व मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसे में फ्री विल, आजादी की बात होगी। बहरहाल इसके कुछ भाषाई संस्करण भी हैं, इसके कुछ ज्ञान मीमांसीय संस्करण भी हैं जिनको सप्तभंगी न्यायवाद और स्यातवाद बोलते हैं। उन पे आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल इतना आप समझिए। धन्यवाद।